हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आज हम कवर करेंगे मौर्यकालीन की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले की वीडियो में हमने सम्राट अशोक के कुछ शिलालेखों के बारे में चर्चा की थी। आज हम मौर्य काल का जो भी शासन प्रशासन है, केंद्रीय व्यवस्था है, सैनिकों की व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसके हम बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही राजनीतिक केंद्रीकरण की स्थापना करके एक विस्तृत शासन व्यवस्था की नींव डाली। तो यदि बात करें केंद्रीकरण की, जो सबसे पहले जो नींव डाली है वो किसने डाली है? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली है। इस चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद में अशोक ने इस कुछ समय के बाद, जैसे समय समय बीतता गया, कालांतर में अशोक ने इसमें कुछ समय अनुकूल प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासन के माध्यम से अशोक ने कुछ उसमें सुधार किए और मनुष्य के कल्याण के लिए स्वरूप प्रदान किया। मौर्यकालीन शासन और प्रशासन के विषय में जानने के प्रमुख स्रोत कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। यानी कि मौर्यकालीन की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो कौटिल्य के द्वारा लिखित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। उससे हमें इसकी जानकारी मिलेगी। दूसरी पुस्तक की बात करें, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी हुई है पुस्तक इंडिका। और अगर शिलालेख के माध्यम से बात करें तो रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख और अशोक के अभिलेख हैं, जिससे हमें मौर्य काल के शासन प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस मौर्यकालीन की शासन व्यवस्था से इनमें से हमें न केवल मौर्य शासन व्यवस्था का ही बोध होता है, अपितु उस समय के राजनीतिक सिद्धांत और राजा के अधिकार तथा उसके कर्तव्य क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जनजीवन और विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों एवं आदर्शों आदि का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इंडिका और अर्थशास्त्र और रुद्रदामन का है गिरनार शिलालेख, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख करते हुए चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा प्रस्तुत की है। हिमालय से समुद्र पर्यंत तक राज्य क्षेत्र धारित करने वाला राजा चक्रवर्ती कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया, हिमालय से लेकर समुद्र तक जिसने इस राज्य को जीत लेता है उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात की चर्चा की गई है। अगला, कौटिल्य के अनुसार राज्य में सम्राट की स्थिति कूट स्थनीय थी। वे देवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, अर्थात राजत्व के साथ देवत्व नहीं जुड़ा है। जब इसके बाद गुप्त साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य के बाद, तो उसमें देवी उत्पत्ति बताया जाएगा, क्योंकि इसमें देवी उत्पत्ति पर विश्वास नहीं करते हैं और राजा ही सर्वोच्च इसमें माना जाएगा। राजा ही सर्वोपरि है और राजा ही न्याय करेगा। मौर्यकालीन की प्रशासन का एक ढांचा व्यवस्था हम देख लेते हैं। जैसे पहले राजा हुआ, ठीक है, राजा, तो राजा ही सर्वोपरि होगा। राजा के बाद फिर प्रांत आएंगे। प्रांत का जो मुखिया होगा, प्रमुख होगा, वो होगा कुमार, यानी कि अध्यक्ष। मंडल, प्रांत के बाद फिर मंडल आएगा। मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे बोलोगा प्रादेष्टा। मंडल के अधिकारी को क्या बोलेंगे? प्रादेष्टा। प्रांत के अधिकारी को बोलेंगे कुमार। इस मंडल की जो तुलना है वो आज के कमिश्नरी से की जाती है। फिर इसके बाद आहार या विषय, इसकी तुलना आज के जिले के हिसाब से किया है। जो डिस्ट्रिक्ट होता, उस ज़माने में आहार या विषय होते थे। इसका जो प्रधान था वो था विषयपति। इसके मुखिया को हम बोलते थे प्रदेश विषयपति या स्थानिक। कई आहार मिलकर इसमें स्थानिक, इसके अंतर्गत 800 गांव आते थे। फिर द्रोणमुख, इसके अंतर्गत 400 गांव आते थे। फिर खारवटिक, इसके अंदर 200 गांव आते थे। खारवटिक के अंदर 200 गांव, संग्रहण के अंदर 10 गांव, और मौर्यकालीन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम। अगर बात करें सबसे सर्वोच्च राजा, सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी इसकी। अब केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की यदि बात करें, क्योंकि इसका साम्राज्य कैसा था? केंद्रीकृत व्यवस्था थी इसकी। मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत व्यवस्था हुआ करती थी। मौर्यकालीन की शासन व्यवस्था एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें सम्राट के पास सभी शक्तियां तथा अधिकार नहीं थे। राजतंत्रात्मक का मतलब हो गया
कि सारी की सारी शक्ति एक ही राजा के पास होंगी और वही अपना सब नियम कानून चलाएगा। सारी शक्तियाँ सम्राट के पास हो गई। कौटिल्य ने राजा को कौटिल्य ने राजा को धन प्रवर्तक अर्थात विधि निर्माता कहा है, यानी कि यही कानून का निर्माता है। ये कौटिल्य ने इस बात को कही है। राजाज्ञा ही सर्वोपरि कानून था, यानी कि राजा ही कानून बनाता था और उसी का कानून का पालन किया जाता था। सम्राट ही साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था। आप देख रहे हैं कि राजा ही सर्वोपरि है, क्योंकि सम्राट के पास सारी शक्तियाँ ही, सम्राट ही सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता है और सम्राट ही कानून बनाएगा। वे अपने कार्य में अमात्य मंत्री होता था अधिकारियों की सहायता से प्राप्त करता था, यानी कि इस साम्राज्य के जितने भी कार्य होते थे उसके लिए कुछ अमात्य कुछ मंत्री नियुक्त होते थे, उन्हीं से इन कार्यों को किया करता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के संचालित नहीं किया जा सकता। तो कौटिल्य ने इन्हें सलाह दी कि बिना अमात्य यानी कि बिना लोगों के, यानी जो बड़े बड़े जो लोग हैं ऊंचे ऊंचे पद पर, उनको बिठाकर साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए कुछ न कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अमात्य ने इस बात को कही है। टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है अमात्य या सचिव राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारी की एक सामान्य संज्ञा थी। इन्हीं अमात्यों को यूनानी लेखक सभासद तथा निर्धारक कहते हैं। कार्य में सम्राट की सहायता करते थे। ये जो अमात्य जो नियुक्त होते थे, सम्राट जो राजा हुआ करता था उसकी सहायता करते थे ये लोग। इनकी तुलना आज के आईएएस अधिकारी के संपर्क से की जाती है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में आईएएस अधिकारी और उस समय का अमात्य। प्रथम श्रेणी के अमात्य की यदि बात करें, प्रथम श्रेणी के जो अमात्य थे वो मंत्रीगण के सदस्य हुआ करते थे। द्वितीय श्रेणी के अमात्य जो थे वो मंत्री परिषद के सदस्य हुआ करते थे। तृतीय श्रेणी के अमात्य जो हैं अन्य विभागीय के अध्यक्ष होते थे। जैसे आज के टाइम में भी अन्य विभाग, जैसे आपका सिंचाई विभाग, जल विभाग, ठीक है ना, इसी तरीके से राजस्व विभाग, तो तृतीय श्रेणी में उस समय अमात्य हुआ करते थे। इन अमात्यों से ही जो सभी प्रकार के आकर्षणों से परे समझे जाते हैं उन्हें मंत्री नियुक्त किया जाता था। इन अमात्यों के अलावा और जो व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे उनको हम मंत्री बोलेंगे। यह एक छोटी समिति होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। इसके सदस्य होते थे, यानी कि अमात्य के बाद मंत्री, मंत्री के बाद मंत्रिण, ठीक है। मंत्रिण के अलावा एक नियमित परिषद भी होती थी। मंत्रिण के अलावा एक नियमित परिषद भी होती थी जिसको हम मंत्री परिषद भी होती थी, जिसकी संख्या निश्चित रूप से अधिक होती थी। कौटिल्य बड़ी मंत्री परिषद को राजा के हित में मानते हैं। इससे उसकी मंत्रणा शक्ति अर्थात निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। यानी कि कौटिल्य कहता कि सबसे बड़ी मंत्री परिषद होती थी जो राजा के हित में काम करती थी और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाती है। अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताया गया है। मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताया गया है अर्थशास्त्र में, जिसकी सहायता से राजस्व संभव हो पाता था। राजवृत्ति अर्थात राजकार्य को संचालित करने के लिए। राजवृत्ति का मतलब था राजा के जो कार्य हैं, राजकार्य, जो पूरा साम्राज्य है, जो राज है, इसके कार्य को संचालित करने के लिए 3 वृत्तियां प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय थीं। जो अपनी आंखों से देखा जाए वे प्रत्यक्ष, दूसरे लोगों को बताएं वे परोक्ष, और कार्य को देखकर शेष का अनुमान लगाना ही अनुमेय है। तो 3 हो गई। जो आंखों से देखा जाए प्रत्यक्ष, जो दूसरों को बताए परोक्ष, और जो अनुमान लगाए उसको अनुमेय। 3 समितियां हो गई। मंत्रिण संभवतः युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता से मिलकर गठित होती थी। यानी कि मंत्रिण जो बनती थी वो युवराज हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सेनापति हो गया, सन्निधाता, इन चारों लोगों से मिलकर मंत्रिण आपकी बनती थी। मंत्रिण से अत्यधिक विषय जिनके बारे में तुरंत निर्णय लेना हो पर सलाह दी जाती थी। मंत्रिण के जो सदस्य होते थे वो मंत्री परिषद के सदस्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते थे। यानी कि जो ये सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू इनकी मानी जाती थी। मंत्रिण के जो सदस्य होते थे इनको 48,000 यानी 48,000 वेतन या चांदी का सिक्का वार्षिक वेतन मिलता था इनको, मंत्रिण को।
वर्तमान की भारतीय शासन प्रणाली में मंत्रिण की तुलना जो है कैबिनेट से की जाती है। आज की कैबिनेट और उस समय की मंत्रिण, इनसे इनकी तुलना की जाती है। यानी कि आज के समय में कैबिनेट मान लो, और मौर्य काल में उस समय मंत्रिण की व्यवस्था थी। जैसे कैबिनेट में आज देखते हो राज्य मंत्री, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से मंत्रियों में उस समय युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता, ये 4 लोग इसमें मंत्री हुआ करते थे। अगला आपका है मंत्री परिषद, जिसका अशोक के अभिलेखों में इसका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है इसका? मंत्री परिषद, जिसका अशोक के अभिलेखों में परीक्षा के रूप में उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद को क्या बोला गया? परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। इसका दायित्व कार्य को प्रारंभ करना, प्रारंभ हुए कार्य को पूरा कराना, पूर्ण कार्य में सुधार करना तथा राजज्ञा कठोरता से पालन करवाना था इनका उद्देश्य। तो इनका मंत्री परिषद का जो काम हो गया वह यही हो गया, जो कार्य पूरे हो गए हैं उनमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है, उनको सुधार करना, कार्य को प्रारंभ करना, ठीक है नहीं, इस तरीके के इसमें काम किए जाते थे। ये एक कार्यकारिणी सभा थी। ये एक कार्यकारिणी सभा थी। वर्तमान में इसकी तुलना केंद्रीय मंत्री परिषद से इसकी तुलना की जाती है। और मंत्री परिषद के सदस्यों को जो वेतन मिलता था वो मिलता था 12,000 पौंड वार्षिक, या चांदी का सिक्का। और मंत्रिण को कितना मिलता था? 48,000, और मंत्री परिषद को 12,000। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद की जो मंत्रणा है अति गुप्त रखी जाती थी। मंत्री परिषद के जो निर्णय बहुमत भूयिष्ठ होते थे। जो सदस्य अनुपस्थित रहता था वह पत्र द्वारा अपना मत भेज सकता था। यानी कि कोई सदस्य यदि अनुपस्थित है तो वह लेटर के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत कर सकता था। आवश्यक होने पर सम्राट मंत्री परिषद के बहुमत के विरुद्ध निर्णय कर सकता था। अशोक ने अपने 6वें शिलालेख में कहता है कि जिस किसी विषय पर मंत्री परिषद में मतभेद हो उसकी सूचना मुझे तत्काल दी जाए। अशोक अपने 6वें शिलालेख में कहता है यदि मंत्री परिषद में कहीं कोई गड़बड़ है तो तत्काल मुझे सूचना दो, मैं उसका समाधान करूंगा। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का वृत्त विवरण प्रस्तुत होता है। बड़ा विवरण देखने को मिलता है जिसमें मंत्री परिषद ये सदस्य हुआ करते थे। इसमें यह शासन की सुविधा के लिए अनेक विभागों में विभक्त थे। प्रत्येक विभाग को तीर्थ की संज्ञा प्रदान की गई है। अर्थशास्त्र ने 18 तीर्थों के पदाधिकारियों का वर्णन किया है। तो केंद्रीय का जो प्रशासन होता था इसमें अनेक विभाग हुआ करते थे। इन विभागों को तीर्थ बोला जाता है। अर्थशास्त्र ने 18 प्रकार के विभागों का वर्णन किया है। उस 18 प्रकार के विभाग में आपको बताऊंगा कौन सा विभाग क्या काम करता है। जैसे आज के समय में राजस्व विभाग है, ठीक है नहीं, और आपका राजस्व विभाग हो गया, आपका जल विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया। उस समय भी विभाग हुआ करते थे। कौन कौन से विभाग हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार पहला विभाग जो है प्रधानमंत्री माना जाएगा। प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री को बोलेंगे पुरोहित। उस टाइम पे पुरोहित, ठीक है नहीं, पुरोहित सबसे बड़ा हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोनों पदों को एक साथ कौटिल्य धारण करते थे। बिंदुसार के काल में कुछ समय तक कौटिल्य, उसके बाद खल्लाटा प्रधानमंत्री रहा। पीछे की वीडियो हमने देखा बिंदुसार का जब शासनकाल आया तो उस समय कौटिल्य प्रधानमंत्री रहा था। कौटिल्य के बाद फिर खल्लाटक प्रधानमंत्री बना था। और अशोक के समय राधागुप्त प्रधानमंत्री था। अशोक के समय राधागुप्त प्रधानमंत्री था। तीनों के समय में आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य, बिंदुसार के समय खल्लाटक, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री हो गया राधागुप्त। अशोक के समय पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है। पुरोहित का उल्लेख सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य व बिंदुसार के शासनकाल में मिलेगा। अशोक के शासनकाल में पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है। तो पहला हो गया आपका, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा आएगा युवराज। युवराज ये सम्राट का उत्तराधिकारी होता था तथा उसके शासनकाल में प्रशासनिक कार्य में उसकी मदद करता था। युवराज का मतलब हो गया प्रशासनिक कार्य देखेगा ये। सेनापति का मतलब हो गया युद्ध विभाग का प्रधानमंत्री हो गया सेनापति। अगला हो गया सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब था राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय कोषाध्यक्ष होता था ये सन्निधाता। फिर आपका समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सब देखेगा। उसका अध्यक्ष था ये। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसका प्रमुख कार्य जो था राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का विवरण देखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना। जनपदीय कार्यों में सहायता करने के लिए समाहर्ता के अधीन शुल्काध्यक्ष, पणनाध्यक्ष, सीताध्यक्ष इसके अधिकारी हुआ करते थे।
तो इस समाहर्ता के अधीन 3 अधिकारी और होते थे, जिसको हम शुल्काध्यक्ष, पणनाध्यक्ष और एक और है सीताध्यक्ष, इनको बोलते थे, जो राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। 5 विभाग हुए। अब जो छठा जो विभाग है वो था व्यवहारिक। ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। व्यवहारिक का मतलब हो गया दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था व्यवहारिक। अगला है प्रादेष्टा। ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। जो फौजदारी न्यायालय उसका अधिकारी प्रादेष्टा और दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था उसको बोलते थे मंत्री परिषद अध्यक्ष। ठीक। वो दंडपाल। ये सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। जो सेना की जो खाने पीने की जो सामग्री है उसको जुटाता था दंडपाल। और दंडपाल के बाद आ गया अंतपाल। अंतपाल जो था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, यानी कि किले का रक्षक होता था ये दुर्गपाल। किले की रक्षा किया करता था ये दुर्गपाल। सॉरी, अंतपाल किले की रक्षा किया करता था। अंतपाल क्या करता था? किले की रक्षा करता था। और दुर्गपाल जो था राज्य के भीतरी भागों में दुर्ग का रक्षक होता था, यानी कि किले के अंदर किले की रक्षा करता था, और जो इसके आसपास जो किले होते थे समीपवर्ती उसके किले का रक्षक था अंतपाल। अगला था नागरक। ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नागरक, नागरक का मतलब नगर का प्रमुख अधिकारी। 8वीं का मतलब वन विभाग का प्रमुख अध्यक्ष होता था। ये वन विभाग का प्रमुख अधिकारी 8वीं। अगला है प्रशास्ता। प्रशास्ता। अगला है प्रशास्ता। राज्य के समस्त विभागों का रिकॉर्ड अक्षपटल नामक एक कार्यालय में रखा जाता था। इस कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रशास्ता होता था। राजकीय कागजात को सुरक्षित रखता था तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी हुआ करता था ये। तो राजकीय जो कागजात होते थे, जो लिखा पढ़ी होती थी, उनको रिकॉर्ड के रूप में अक्षपटल एक कार्यालय हुआ करता था, उसका अध्यक्ष था प्रशास्ता। उन कागजों को प्रशास्ता संभाल कर रखा करता था। अगला है आपका अगला कार्मांतिक। ये राज्य के उद्योग धंधों का निरीक्षक था। कार्मांतिक राज्यों के उद्योग धंधों का निरीक्षक हुआ करता था ये। अगला है नायक। ये युद्ध सेना में सेना का नायक था। युद्ध सेना में सेना का संचालन करता था नायक। 17वां है आपका दो बारीक। दो बारीक कौन था? ये राजमहल की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। दो बारीक जो था राजमहल की देखरेख किया करता था। अब 18वां जो है लास्ट, उसको बोलते हैं अंतर्वशिक। कौटिल्य के अनुसार 18 जो पदाधिकारी हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो लास्ट हम 18 देखते हैं। अंतर्विशक। ये सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान था। अर्थशास्त्र में उपयुक्त 18 तीर्थों के अलावा इसे द्वितीय अधिकरण अध्यक्ष प्रकार में 16 अध्यक्षों में उनके कार्य तथा विभागों का उल्लेख है। ये राज्य के तीसरी श्रेणी के अधिकारी थे। ये राज्य के तीसरी श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे। इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। मजिस्ट्रेट का मतलब समझ गया, डीएम। अंतर्विश्व को मेगास्थनीज ने क्या कहा? मजिस्ट्रेट कहा है। उसके अनुसार इसमें से कुछ नियंत्रण में बाजार, कुछ के नगर और अन्य के सेना प्रबंधन में रहते थे। कुछ नदियों की देखरेख करते थे, यानी कि इन्हीं में से बात हो रही है। 16 अध्यक्ष हो गए, कुछ विभाग हुए। इनमें से कुछ बाजार पर देखरेख करते थे, कुछ नगर में देखरेख करते थे, कुछ जो हैं वो नदियों की देखरेख करते थे, कुछ भूमि मापते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। ये सार्वजनिक मार्गों का निरीक्षण करते थे और प्रत्येक 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ स्थापित करवाते थे। इन अध्यक्षों के अधीन ना कोई राजकीय विभाग होता था। अध्यक्षों को 1000 पर्ण यानी कि वार्षिक वेतन मिलता था, यानी 1000 चांदी का सिक्का इनको प्राप्त होता था। तो 18 जो तीर्थ अधिकारी उनके बारे में चर्चा की गई है। इसी में 26 अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। इसके लिए कोई अलग विभाग नहीं होता था, कोई विभाग नहीं था। जो 26 अध्यक्ष के बारे में हम देख लेते हैं। 26 अध्यक्ष कौन थे? तो पहला था परणा अध्यक्ष। परणा अध्यक्ष जो था, जो वाणिज्य विभाग होता था आपका, कॉमर्स से संबंधित है ये वाणिज्य विभाग, इसका अध्यक्ष हुआ करता था ये। अगला है सुरा अध्यक्ष। ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। अगला है सोना अध्यक्ष। ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद है गढ़ी का अध्यक्ष। गढ़ी का अध्यक्ष जो है वो वेश्याओं का निरीक्षक था। जो वेश्याएं जो होती थी उनका निरीक्षक था। अगला है सीता अध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीता अध्यक्ष ये राजकीय कृषि
विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ये जो कृषि विभाग होता था उसका अध्यक्ष था। इसके अधीन जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय की व्यवस्था थी। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। सीता किसे कहते थे? राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय। और इसका अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष था इसका अध्यक्ष। तो ये आपके 5 हुए अध्यक्ष। अब हम और देख लेते हैं। छठा अध्यक्ष हो गया आकार अध्यक्ष। ये खानों का अध्यक्ष हुआ करता था। अगला 7वां है कोष्ठा अध्यक्ष। ये राज्य के भंडार का कोषागार का अध्यक्ष हुआ करता था। राज्य में जो भंडार हुआ करता था जिसमें जो आपके गेहूँ हैं, अन्न वगैरह हैं, उसके रखे जाते थे, उसका अध्यक्ष हुआ करता था ये, और उसकी सब देख रेख किया करता था। अगला अध्यक्ष है पोतवा अध्यक्ष। ये मापतोल का विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। यानी कि मापतोल विभाग का अध्यक्ष कौन था? पोतवा अध्यक्ष। फिर है पत्तना अध्यक्ष। ये बंदरगांव का अध्यक्ष था। पत्तना अध्यक्ष बंदरगांव का अध्यक्ष हुआ करता था ये पत्तना अध्यक्ष। दूसरा है मुद्राक्षक जो था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था ये जो पासपोर्ट वगैरह जो बनते हैं उसका अध्यक्ष था ये। अगला है नवा अध्यक्ष। ये जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष था ये नवा अध्यक्ष। इसके बाद हैं संस्था अध्यक्ष। ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। इसके बिना अनुमति के पुराना माल नहीं बेचा जा सकता था। ये व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष था और पुराना माल इसके अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता था। इसके अलावा है लक्षणा अध्यक्ष। ये छापे खाने का विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। यानी कि छापे खाने का विभाग का अध्यक्ष था। इसका जो काम था मुद्रा जारी करने वाला के प्रमुख अधिकारी था ये टकसाल जिसे हम बोलते हैं। प्रत्येक टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होता था। सौवर्णिक नामक अधिकारी का अधीन होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का उल्लेख किया है जिन्हें कूटारूपकार की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला अध्यक्ष है आपका विविधा अध्यक्ष। ये चारागाह का अध्यक्ष हुआ करता था। विविधा अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष था विविधा अध्यक्ष। इसका अन्य कार्य कुओं, जलाशयों निर्माण और जंगल के मार्गों की सुरक्षा आदि करना था इसका कार्य। अगला है कुपया अध्यक्ष। ये वनों का अध्यक्ष हुआ करता था कुपया अध्यक्ष। अगला है आयुधरा अध्यक्ष। ये आयुधकार का अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद है सूत्रा अध्यक्ष। ये कताई बुनाई के विभाग का अध्यक्ष था ये सूत्रा अध्यक्ष। गो अध्यक्ष। ये पशुधन विभाग का अध्यक्ष था। देवता अध्यक्ष। ये धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष हुआ करता था देवता अध्यक्ष। अगला है माना अध्यक्ष। ये दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाले विभाग का अध्यक्ष था ये। अगला है हस्ता अध्यक्ष। हाथियों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। सुवर्णा अध्यक्ष। सोना से संबंधित विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था ये। अगला है 8वां अध्यक्ष। ये महालेखाकार था जिसके नियंत्रण में 2 विभाग तथा चल मुद्रा एवं लेखा विभाग होते थे। अक्षपटल अध्यक्ष। अगला है आपका 24वां लोहा अध्यक्ष। ये धातु विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था लोहा अध्यक्ष। धातु विभाग का अध्यक्ष नाम से ही पता चल रहे हैं। अगला है शुल्का अध्यक्ष। ये व्यापार कर वसूलने वाला अध्यक्ष था। अगला है आपका अश्वा अध्यक्ष यानी कि घोड़ों का अध्यक्ष हुआ करता था। ये 26 अध्यक्ष हो गए। इनके लिए कोई अलग से विभाग की व्यवस्था नहीं की गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रांतीय शासन के बारे में कि प्रांतों का शासन व्यवस्था किस प्रकार से होती थी। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद कुछ प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो अनेक प्रांतों में विभक्त था जिसको हम बोलते थे चक्र बोलते थे, जिसको चक्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त के समय इन प्रांतों के संख्या के बीच में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, किंतु अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख हमें मिलता है। अशोक के समय 5 प्रांत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अशोक की बात करें 5 प्रांत कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। अशोक के जो 5 प्रांत थे, पहला प्रांत का नाम था उत्तरापद। इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रांत था प्राची पूर्वी प्रदेश मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर है अवंती राष्ट्र। इसकी राजधानी थी उज्जैनी महिष्मती। फिर है करिंग की राजधानी तोसली। फिर है दक्षिणापथ। इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। ये 5 प्रांत हुआ करते थे अशोक के समय। इन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। इनके प्रांतों के जो अध्यक्ष थे वो इनको बोला जाता था कुमार। इन्हें राष्ट्रीय भी कहा जाता था। इन्हें राष्ट्रीय की संज्ञा भी प्राप्त थी। कुमार को आर्यपुत्र भी कहा गया है। कुमार को आर्यपुत्र भी कहा गया। इन प्रमुखों को 12,000 वार्षिक वेतन प्राप्त होता था यानी कि चांदी का सिक्का।
सौराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र की स्थिति एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत जैसी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त, वैश्य और अशोक के समय तुषात यहाँ के प्रशासक हुआ करते थे। तो सौराष्ट्र अर्ध स्वतंत्र था। इसमें चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त, अशोक के समय तुषात यहाँ के प्रशासक हुआ करते थे। केंद्रीय शासन की भांति ही प्रांतों में भी प्रांतीय मंत्री परिषद होती थी। रोमिला थापर के अनुसार प्रांतीय परिषद केंद्रीय मंत्री परिषद की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थी। वहीं कभी कभी सम्राट से सीधे उपदेश प्राप्त करती थी। कहने का मतलब ये हो गया, रोमिला थापर ये कहते हैं कि जो प्रांत की जो मंत्री परिषद थी वो केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिक स्वतंत्र और श्रेष्ठ मानी जाती है। कभी कभी इनका डायरेक्ट कनेक्शन सम्राट से हुआ करता था। प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल होते थे। इन मंडलों को हम बोलते हैं देश। क्या बोलते हैं? देश। प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल होते थे जिनकी तुलना वर्तमान में कमिश्नरियों से की जाती है। मंडल का प्रमुख प्रादेष्टा होता था जिसे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक संज्ञा दी गई है। तो जो मंडल का जो प्रमुख है उसको बोलते हैं प्रादेष्टा। प्रादेष्टा कौन था? एक अधिकारी था, लेकिन अशोक के समय में इसको प्रादेष्टा को प्रादेशिक के नाम से जाना जाएगा। प्रादेष्टा मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था और स्वयं समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। एक मंडल में अनेक जिले होते थे जिन्हें आहार या विषय बोला जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को विषय या विषयपति बोला जाता था। यानी कि प्रांत हो गए। प्रांत जो था मंडल में, जिनको हम मंडल बोलते थे, अब ये मंडल जिलों में बटा होता, ठीक है नहीं, मंडल अनेक जिलों में बटे होते थे जिनको हम आहार या विषय बोलते थे। इसका प्रमुख अधिकारी विषय या विषयपति कहलाता था। फिर जिले जो हैं, एक जिला कई स्थानिक होते थे, यानी कि कई जिले मिलकर एक स्थानिक होते थे। प्रत्येक स्थानिक के अधीन 800 गांव होते थे। इनके पास हो गए 800 गांव। एक स्थानिक में 2 द्रोणमुख होते थे। एक द्रोणमुख में 2 खारवटिक और एक खारवटिक में 20 संग्रहण नामक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। इन संस्थाओं के अधीन प्रधान न्यायिक कार्य तथा राजस्व संबंधी अधिकारों का उपयोग करते तथा युक्त संज्ञक पदाधिकारियों की सहायता से अपना कार्य करते थे। संग्रहण का जो प्रधान अधिकारी था वो गोप होता था। ये जनगणना का कार्य भी करता था। कौन? गोप अधिकारी। प्रत्येक संग्रहण के अधीन 10 गांव होते थे जिनका जिला और गांव के मध्य स्थानिक और गोप नामक अधिकारी होते थे। स्थानिक का प्रमुख कार्य गांवों से भू राजस्व एकत्र करना इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। जो स्थानिक हुआ करते थे इनका जो कार्य था वो गांवों से भू राजस्व एकत्र करना था। इसे लिखने का भी कार्य गोप करता था तथा मेघसनीत जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता था। ये जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। मेघसनीत के अनुसार जिले का अधिकारी को एग्रोनोमोई कहते हैं। वह जो है विभिन्न वर्गों के कर्मचारी का उल्लेख करता है जो जिले में विभिन्न विभागों का शासन चलाते हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ग्राम हो गई, ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका अध्यक्ष ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। ये वैतनिक अधिकारी नहीं था। अर्थशास्त्र के अनुसार ग्रामीणी को ग्रामवद परिषद की मदद से गांव का शासन प्रशासन चलाया जाता था। तो ग्रामीणी के अनुसार ही गांव का शासन प्रशासन चलाया जाता था। इस ग्रामवद परिषद में ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे। ये परिषद न्याय का भी कार्य करती थी। राजा सामान्यतः गांव के शासन में भी हस्तक्षेप नहीं करता था। तो राजा जो है गांव के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो ये प्रांत की शासन व्यवस्था हो गई। अब मौर्यकालीन के नगरीय प्रशासन के बारे में हम देख लेते हैं। नगरीय प्रशासन इसका किस प्रकार का हुआ करता था? मौर्यकाल का जो नगरीय प्रशासन था, मौर्यकाल की जो नगरीय प्रशासन की जो व्यवस्था है, इसकी हमें जो जानकारी है, वो मिलती है मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका से हमें इसके मौर्य काल के नगरीय प्रशासन की हमें जानकारी मिलती है। नगर का जो शासन है एक सभा द्वारा संचालित होता था जिसका प्रमुख नागरिक होता था। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। मेगस्थनीज जो था पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है।
वह नगर के प्रमुख अधिकारी को मेगास्थनीज वे नगर के प्रमुख अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहते हैं। नगर के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोमोई कहते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां, जिसमें 6 समितियों में 23 सदस्य हुआ करते थे टोटल, इसका उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं। तो 6 समितियों के बारे में हम देख लेते हैं। इस 6 समितियों में कौन कौन से लोग क्या क्या काम किया करते थे। मौर्यकालीन की जो पहली समिति थी, ये समिति जो थी वो शिल्प कला से संबंधित थी, जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी तथा कारीगर और कलाकारों के हितों की देखरेख किया करती थी। पहली समिति शिल्प कला से हो गई। ये कारीगरों की देखरेख करती थी कि वो जो कलाकार होते थे जो पत्थरों को काट कर उस पर लिखाई किया करते थे। कुछ लोगों ने बहुत सारे गुंबद, कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, तो उन कारीगरों की देखरेख किया करती थी शिल्प कला समिति। ठीक है। दूसरी समिति की यदि बात करें, दूसरी समिति जो थी वो विदेशियों से संबंधित थी। दूसरी समिति विदेशियों से संबंधित थी। ये विदेशियों की देखरेख किया करती थी। इसके अलावा चिकित्सा, आवास, सुरक्षा, उनकी अंत्येष्टि क्रियाओं आदि के प्रबंध के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखने की जिम्मेदारी थी इनकी। दूसरी समिति विदेशियों से संबंधित थी। ये विदेशियों की देखरेख किया करती थी और इसके साथ साथ चिकित्सा की सुविधा हो और अंत्येष्टि क्रियाओं के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखती थी ये दूसरी समिति। तो बेसिकली इस तरीके से पूछा जाएगा कि टोटल 6 समितियाँ थी। 21 समिति में क्या, पहली समिति में क्या हो गया? शिल्पकला से संबंधित थी। दूसरी समिति विदेशियों से संबंधित थी। तीसरी समिति किससे संबंधित थी? वो जनगणना से संबंधित थी। देखो क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया। तीसरी समिति जनगणना से संबंधित समिति थी जो जन्म मरण का हिसाब किताब रखती थी। क्वेश्चन भी पूछा गया RS, ठीक है नहीं, राजस्थान IAS में क्वेश्चन है ये। तो ये जनगणना से संबंधित थी, जन्म मृत्यु का हिसाब किताब अपना रखा करती थी। जैसे नगर पालिका में जो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं तो उस समय ये समिति क्या करती थी। ये कर अनुमान के अलावा मृत्यु के कारणों को जानने के लिए भी जिम्मेदार थी। इसके अलावा मृत्यु हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, इसका कारण भी जानती थी ये समिति। अगला आपका चौथी समिति ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित समिति थी। इसका कार्य मापतोल की जांच करना, वस्तु बिक्री की व्यवस्था करना तथा ये देखना कि प्रत्येक व्यापारी एक से अधिक वस्तु का विक्रय ना करे। ठीक, एक से अधिक वस्तु ना सेल करे। एक से अधिक वस्तुओं का विक्रय बिना अतिरिक्त शुल्क दिए नहीं किया जा सकता था। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित हो गई। ये सारी जो बाजार में उसकी जांच किया करती थी, यानी कि व्यापार में क्या चल रहा है, और एक से अधिक वस्तु नहीं बेची जाती थी। यदि कोई एक से अधिक बेचेगा तो उसको शुल्क देना पड़ेगा, बिना शुल्क के एक से अधिक वस्तु नहीं दी जाती थी। पांचवी समिति की बात करें, ये वस्तु निरीक्षक से संबंधित समिति थी जो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी और ये ध्यान देती थी कि नई पुरानी वस्तुएं मिलाकर न बेची जाएं। तो ये क्या बाजार में घूम घूम कर देखती थी। जैसे आपको आज के दौर में फूड इंस्पेक्टर हो गए, फूड इंस्पेक्टर जांच करता है कि इसमें मिलावट तो नहीं है, माल सही बनना नहीं। उस समय वस्तु निरीक्षक समिति थी, पांचवी समिति, जो बाजार में बिकने वाली मिलावट को रोकती थी और ये ध्यान देती थी कोई एक्सपायर चीज़, कोई पुरानी चीज़ तो नहीं मिला रहे हैं इसमें। ये पांचवी समिति हो गई। छठी समिति की बात करें, छठी समिति अभी छठी समिति जो है वो कर निरीक्षक से संबंधित समिति थी। इसका कार्य जो था क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था, यानी कि टैक्स वसूलती थी। जैसे आज के समय में टैक्स देते हैं, जैसे GST नंबर ले लिया तो टैक्स पे करते हैं, तो उस समय भी कर निरीक्षक एक संबंधी थी, छठी समिति थी। ये विक्रय मूल्यों का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। विक्रय कर का कितना? 10वां भाग मूल्य कर के रूप में लिया जाता था। कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। यदि कोई कर की चोरी करता था उसको मृत्युदंड देते थे। अगला, मौर्य प्रशासन में सड़कों पर जल और कीचड़ में फेंकने या एकत्र करने पर पंकोदक सत्रिरोधे नामक जुर्माना अधिरोपित किया जाता था। तो सड़कों पर कोई जल फेंक रहा, कोई कीचड़ छिड़ रहा, यानी कि सड़कें यदि गंदी हैं तो उन पर एक टैक्स लगाया जाता था, जिनको हम बोलते हैं पंकोदक सन्निरोध, ये टैक्स है, ठीक है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। हमने इसमें मौर्यकालीन की नगरीय व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, इसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्यकालीन की जो सैनिक व्यवस्था है, कुछ मौर्यकालीन की जो कला है, कुछ और चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है नहीं। चलिए, थैंक्स।